आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक्चुअल कंटेंट, यानी कि आर्टिकल्स। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी हैं, इसकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को समझा है, इसके फीचर्स को समझा है। अब हम समझने वाले हैं इसके एक्चुअल कंटेंट को। सो हम शुरुआत कहाँ से करें? हमें शुरुआत करनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहाँ पर मेंशन होंगे? जैसे कि यदि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वी हैव मोर देन 400 प्लस आर्टिकल्स। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन होगा? वी हैव 12 स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स क्या होते हैं? स्केड्यूल्स दरअसल एडिशन होते हैं टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज, राइट? तो कुछ भी एडिशनल चीजें जो हमें लिखनी होती हैं आर्टिकल से रिलेटेड, वो हम स्केड्यूल्स में ऐड कर देते हैं। ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं, दीज आर डिवाइडेड इन सम पार्ट्स। तो जैसे यदि हम पार्ट वन की बात करें तो द पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स आर्टिकल 1 to 4। यदि हम बात करें पार्ट टू की, विच इज अबाउट सिटीजनशिप, तो इट इंक्लूड्स आर्टिकल्स, राइट, 5 to 11। यदि हम बात करें पार्ट थ्री की, विच इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स, तो इट इंक्लूड्स आर्टिकल्स 12 to 35। तो इसी तरह से ये आर्टिकल्स डिवाइडेड हैं अमंग वेरियस पार्ट्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट वन की। वाई? क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो सबसे पहले मेंशन होगा, यानी कि वो बिगिनिंग में ही मेंशन होगा, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो here we are going to start with part 1 of the Indian Constitution, which includes articles from 1 to 4, right? तो यदि हम बात करें सबसे पहले आर्टिकल 1 की, तो इसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट फिर भी क्योंकि हम ये वीडियो सीरीज एक अलग टॉपिक पर फोकस है, इसलिए हम इसे आज फिर से डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत। इसे आप ओरिजिनल लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, बट आई विल टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल। तो इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? तो यदि हम इस लाइन की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, तो हमने हमारी कंट्री के लिए दो नेम्स का यूज किया है, इंडिया और भारत। तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये डिसाइड करना था कि हम हमारी कंट्री का नाम क्या रखेंगे, तब दो पक्ष थे। एक वो पक्ष था जो कहता था कि हमें हमारी कंट्री का नाम इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और इंडिया जो ये एज अ टर्म है, ये काफी होमोजीनस है। चाहे फिर वो साउथ के लोग हों, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, वो सभी इस नेम से कनेक्ट करते हैं। वहीं यदि हम बात करें दूसरे पक्ष की, तो वो कहते थे कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम्स में हमारे इस एरिया को भारत के नाम से जाना जाता था। बट दिक्कत ये थी कि ये जो टर्म है, इट इज मोर फेमस इन द हिंदी स्पीकिंग एरियाज। और जैसा कि यदि आपको पता है कि भारत में हमेशा लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे हैं, तो बहुत से लोगों का मानना था कि हमें इंडिया भी यूज करना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना था कि हमें भारत यूज करना चाहिए। अब दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स काफी रीजनेबल थी। हम चाहते थे कि हमारी कंट्री में जो हम, ये जो बैकड्रॉप हुआ था पार्टीशन का आफ्टर 1947, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे जो कि हमारी कंट्री की यूनिटी को, हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी को हार्म करे। So to maintain the unity of the country, we adopted both the names. So we said that India, that is Bharat, shall be a union of state. अब हमने इस टर्म को बड़े ही एक्सप्लेनेशन के साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, बट आज हम इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि इंडिया में, इंडिया की जो पॉलिटी है, पॉलिटी से मतलब है, राइट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, द डिवीजन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी, द गवर्नमेंट। तो ये हमारी कंट्री की पॉलिटी होती है। तो हमारी इंडियन पॉलिटी में यदि हम देखें तो वी हैव ऑप्टेड फॉर फेडरल सेटअप। फेडरल सेटअप का मतलब क्या होता है? फेडरल सेटअप का मतलब होता है गवर्नमेंट एट टू और मोर लेवल्स, राइट? तो यदि हम बात करें इंडिया की, तो हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ताकि वो रीजनली अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके। ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, इंडिया हैज वास्ट पॉपुलेशन, where number of languages are spoken, where there are number of cultures, number of religions. So हर रीजन अपनी डेवलपमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग काम कर सके, इसलिए हमने रीजनल गवर्नमेंट्स बनाई, इसलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बनाई ताकि हम सारे के सारे रीजन्स को यूनिफाइड रख सके। जो ऐसे मैटर्स हैं जो पूरी देश की लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करें डिफेंस की, हम बात करें फॉरेन रिलेशंस की, हम बात करें करेंसी की, तो इन मुद्दों से को डील करने के लिए हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जरूरत थी। तो हमने फेडरल सेटअप चुना, राइट? बट फेडरल सेटअप में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है डिवीजन ऑफ पावर्स। तो हमने देखा कि
Schedule 7 of the Indian Constitution divides powers between the central government and union government by creating three lists: union list, state list and concurrent list. राइट, तो हमें उस डिस्कशन में ज्यादा ही डीप में नहीं जाना है क्योंकि हम उसे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम इस लेक्चर में सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया ने फेडरल सेटअप यूज किया, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को फेडरेशन बोला जाना चाहिए। राइट, फेडरेशन बोला जाना चाहिए क्योंकि फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब सिंपली होता है कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर गवर्नमेंट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, इट इज सम सॉर्ट ऑफ जॉइंट वेंचर। यदि हम अमेरिका की बात करें जो कि ट्रूली फेडरल स्टेट है, वहां पर क्या है? वहां पर ओरिजिनली जब अमेरिका बना था तो 13 स्टेट्स ने अपने बीच में कुछ एग्रीमेंट किए थे, कुछ पावर्स डिवाइड की थी क्योंकि वो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक थे। राइट, सो फॉर द कन्वीनियंस टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दे केम इनटू एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट थे तो उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो फेडरेशन में जनरली ये होता है कि जो एग्रीमेंट होते हैं उनमें सेसेशन का राइट होता है, यानी कि अ, यदि आप कंडीशंस फॉलो करते हैं तो आप उस कंट्री से अलग भी हो सकते हैं। तो मान के चलिए दिस इज फेडरेशन, इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। राइट, ये कुछ यूनिट्स हैं, राइट, जैसे कि स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और इनकी सबके बीच में एग्रीमेंट है कि इनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, साथ ही स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, और साथ ही इनके बीच में एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर। और यदि ये एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, बहुत से फेडरेशन में ये प्रोसेस होता है, जैसे कि यदि हम बात करें अमेरिकन फेडरेशन की, तो इट इज वेरी टफ टू सीसीड, बट जनरली फेडरेशन का मतलब ये होता है कि ये जो स्टेट्स होते हैं इनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। ज्यादा ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि ये चाहे तो इस कंट्री से अलग हो सकते हैं। बट यदि हम बात करें यूनियन की, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट गिव अटेंशन। तो यूनियन में क्या होता है कि जब भी आप यूनियन का हिस्सा बनते हैं तो यू लूज योर राइट to exit. There is no exit policy. Once you become part of union, you don't have any exit policy. आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो जब भीमराव अम्बेडकर जी से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे ये पूछा गया कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्यों यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि यूनियन इसलिए है ताकि हमारी कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। राइट, इसे समझने के लिए हमें एक हल्का सा बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। लास्ट में मैं इसे कंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। दोस्तों, जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रही थी तब इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स भी थे। हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में उस समय क्या क्या था? इंडिया की यदि हम टेरिटरीज की बात करें तो पहले तो दो डिवीजन थे। पहले थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहां पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। ये कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पर गवर्नर का कंट्रोल होता था, और कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पर कमिश्नर्स का कंट्रोल होता था। ये ब्रिटिश के अंडर में आते थे। और दूसरी जो यूनिट थी ब्रिटिश इंडिया की, यहाँ आप याद रखिए, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया। और दूसरी जो यूनिट थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहां पर कंट्रोल तो प्रिंसेस का था, बट साथ में दे वर सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब क्या है? दिस पॉलिसी वाज एक्चुअली डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार होता था कि वो इन प्रिंसली स्टेट्स के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, राइट, जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें चाहे तो इंटरवीन कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में सुना होगा, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देयर वर पॉलिसीज लाइक सब्सिडियरी अलायंस, राइट, सब्सिडियरी अलायंस। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे वर सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश पैरामाउंसी। इसका मतलब ये है कि वो वैसे तो अपने इंटरनल अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, बट जब भी जरूरत पड़ेगी तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल दे सकता है, और एक्सटर्नल अफेयर्स पर तो दखल दे ही सकता है। साथ ही ब्रिटिश की आर्मी भी इन प्रिंसली स्टेट्स में होती थी। सो हुआ क्या कि प्रिंसली, इसका मतलब यह है कि प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश का कंप्लीट कंट्रोल नहीं था। दिस वाज ओनली फॉर देयर पॉलिसी। दे डिड नॉट हैड एनी कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट कंट्रोल नहीं था। तो जब ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा तो उन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, इसने ब्रिटिश पैरामाउंसी को ओवर द प्रिंसली स्टेट्स इसे खत्म कर दिया, और जिसका मतलब यह है कि प्रिंसली स्टेट्स अब आजाद हैं। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैज नो कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश क्राउन ने प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दिए। पहला, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, दूसरा या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, और तीसरा या तो वो इंडिपेंडेंट रहे। तो हम इस चीज को क्यों समझ रहे हैं? हम इस चीज को इसलिए समझ रहे हैं कि इंडिया की जो टेरिटरी थी ये काफी बड़ी थी। अब दिक्कत ये थी कि यदि सपोज दिस इज द प्रिंसली स्टेट, यदि ये प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले,
पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान था उस टाइम पर, और यहाँ पर भी था, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है आफ्टर 1971। तो और मान लीजिए इस प्रिंसली स्टेट्स ने ये चुना कि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो इससे दिक्कत क्या होगी? इससे दिक्कत ये होगी कि इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी, बिकॉज दिस पार्ट कम्स इन इंडिया एंड सडनली द मिडिल पार्ट दिस बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अब ये लोग और इन लोगों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ट्रेड भी होगा, साथ ही यहाँ पर जो लॉज होंगे, यहाँ पर जो लॉज लागू होंगे वो पाकिस्तान के होंगे। तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये वाला एरिया भी इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पर फ्री स्टेट के लॉज चलेंगे, तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी दिक्कत आ सकती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम पर। इंडिया की टेरिटरी में लगभग 552 प्रिंसली स्टेट्स आते थे। देयर वर 552 प्रिंसली स्टेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें कन्विंस किया कि ये इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर ले, इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर ले। यूनियन का मतलब दोस्तों यहीं से शुरुआत हो जाता है। इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने का मतलब है कि वंस दे बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन दे कैन नॉट एग्जिट। ये क्यों जरूरी था? ये जरूरी था ताकि हमारे देश की यूनिटी को मेंटेन किया जा सके। यदि कल के दिन, यदि आज इन्होंने ज्वाइन कर लिया एज अ फेडरल सेटअप, कोई एग्रीमेंट कर लिया थ्रू फेडरेशन, और कल के दिन ये चले गए, तो इससे इंडिया की यूनिटी ब्रेक हो सकती है। इसलिए हमने चुना कि हम अपनी कंट्री को यूनियन बनाएंगे ताकि कोई भी पार्ट इससे अलग ना हो सके। रही बात डिवीजन ऑफ पावर्स की, रही बात डिवीजन ऑफ पावर्स की बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है फेडरेशन का, तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसको एड्रेस करते हुए कहा कि इंडिया में जो डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिया में जो डिवीजन ऑफ द होल टेरिटरी इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, राइट, इट इज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इट इज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, राइट। तो इंडियन यूनियन के जो स्टेट्स हैं, दे आर दे हैव नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। जिसका मतलब यह है कि इंडिया के जो ये बहुत सारे स्टेट्स हैं, इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। देयर इज नो एग्रीमेंट एज इट हैपेंस इन फेडरेशन। ये जो डिवीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब इनकी बाउंड्रीज को खत्म कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है, किन्हीं दो स्टेट को मर्ज कर सकती है, किसी भी एक स्टेट को डिवाइड कर सकती है। सो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जब भीमराव अम्बेडकर जी से पूछा गया कि हम इंडिया को यूनियन क्यों बोल रहे हैं जब इसमें जो फीचर्स हैं वो फेडरेशन के हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इसे यूनियन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो इंडिया के स्टेट्स हैं, दे हैव नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट। द डिवीजन ऑफ पावर इज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, राइट। तो पहली चीज ये हो जाएगी कि पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डिवीजन ऑफ पावर है। जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बना के रखी है, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बना के रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। और इंडिया जो है वो इंटीग्रल होल है, राइट। इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं है कि वो कभी भी इससे छोड़ के नहीं जा सकते। देयर इज नो एग्जिट पॉलिसी, राइट। सो इसलिए हमने टर्म यूनियन को यूज किया है टू प्रिवेंट एनी पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम सिसीडिंग। यदि कोई पार्ट हमारी कंट्री का सिसीड करने की कोशिश भी करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलिट्री का भी यूज कर सकती है उसे प्रिवेंट करने के लिए, राइट। और चाहे तो कभी भी उसकी एग्जिस्टेंस को भी खत्म कर सकती है थ्रू आर्टिकल 3, जिसे हम आगे चलकर समझेंगे। तो अभी तक हमने इस आर्टिकल में क्या समझा? अभी तक हमने इस आर्टिकल में समझा कि इंडिया दैट इज भारत, राइट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरी चीज ये क्या मेंशन करता है? दूसरी चीज जो आर्टिकल 1 मेंशन करता है वो ये है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस थ्री थिंग्स। टेरिटरी का मतलब हमने बेसिक कंसेप्ट में समझा था कि टेरिटरी का मतलब क्या होता है, राइट। टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स, राइट। देन इट इंक्लूड्स union territories, then it includes union territories, and then it includes any territory which may be acquired by the government of India, which may be acquired in future by the government of India at any point of time, right? So the territory of India includes states, it includes union territories, एंड इट इंक्लूड्स टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट कभी भी फ्यूचर में एक्वायर कर सकती है। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इज सॉवरेन, यानी कि ये कभी भी कि कोई फॉरेन टेरिटरी भी एक्वायर कर सकती है थ्रू इंटरनेशनल लॉ। तो यदि हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कोई भी कंट्री फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकती है थ्रू सेसेशन, जब कोई और टेरिटरी खुद आना चाहती हो, या फिर जब कोई टेरिटरी को गिफ्ट करे, या फिर आपने कॉन्क्वेस्ट किया हो उस पर, उस टेरिटरी को जीता हो, राइट। सो दिस इज अ फीचर ऑफ अ सॉवरेन
government that it can acquire foreign territory. तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट्स। स्टेट्स जब हम बात करें यदि 1956 की, तो इंडिया में 14 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे एज ऑफ 1 नवंबर 1956 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो ये 1956 का स्टेटस था। यदि हम आज की बात करें 2024 की, तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में फर्क क्या है? तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारी कंट्री में जो फेडरल सेटअप है, सो वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो ये यूनियन टेरिटरीज हैं, ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। बट जरूरत क्या है इन यूनियन टेरिटरीज को बनाने की? तो यूनियन टेरिटरीज को इसलिए बनाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की जाती हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जैसे कि यदि हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, हम बात करें दिल्ली, जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, राइट। तो ये हमारी हिस्टोरिकली एक इंपॉर्टेंट प्लेस रही है। यहीं से पूरी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल होता है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है। साथ ही बहुत सारी टेरिटरीज हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, राइट, दीज आर लोकेटेड इन सी, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़े ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे मैनेज इजीली कर सकती है। तो इसलिए यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि 1956 में हमारे पास 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन इंडिया आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 1 नवंबर 1956 तक क्या था, हम इसको भी समझ लेते हैं ताकि आसानी हो। तो इस डेट से इस डेट के बीच में हमने एक टेम्पोरेरी अरेंजमेंट को फॉलो किया, एक टेम्पोरेरी अरेंजमेंट को फॉलो किया। क्या थी वो टेम्पोरेरी अरेंजमेंट, आइए इसे भी समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल द इंडियन टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे ऊपर कंट्रोल था, ब्रिटिश रूल के अंडर में हम थे। तो जो ब्रिटिश की टेरिटरी थी ना, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले वो प्रोविंसेस थी जहां पर गवर्नर्स रूल करते थे, राइट। फिर कुछ ऐसी प्रोविंसेस थी जो इंपॉर्टेंट होती थी, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा बड़े एरियाज, बड़ी प्रोविंसेस थी, वहां पर चीफ कमिश्नर्स होते थे। और बाकी का बचा एरिया प्रिंसली स्टेट्स में आते थे, और कुछ अदर टेरिटरीज भी होती थी जहां पर कुछ एग्रीमेंट होते थे ब्रिटिश के विद यू नो फ्रेंच, विद पोर्चुगीज। हमारे इंडिया का बहुत कुछ एरिया पोर्चुगीज और फ्रेंच के कंट्रोल में भी था। तो दिस कम अंडर द राइट अदर टेरिटरीज। तो टेम्पोरेरी अरेंजमेंट हमने 1947 से क्या किया, हमने क्या किया, हमने हमारी टेरिटरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड की। फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन की, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन भी इसे बोला जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या था, इसे भी हम समझते हैं। पहले थे पार्ट ए। पार्ट ए में वो प्रोविंसेस आती थी जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान गवर्नर्स के अंडर में थी। तो आप इसे बोल सकते हैं फॉर्मर गवर्नर्स, फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंसेस। तो ये कुल मिलाकर 9 थी, पार्ट ए के अंदर में ये आती थी, राइट। और फिर उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आती थी प्रिंसली स्टेट्स, जो कि सब्जेक्टेड थे ब्रिटिश पैरामाउंसी से, यानी कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश क्राउन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज इन एनी स्टेट। पार्ट सी में कौन कौन आते थे, पार्ट सी में आते थे फॉर्मर, ये भी फॉर्मर ही है बिकॉज once they became part of India, they were no longer princely states, right? They became part of Union of India. They became their territory became part of the territory of India. Part C में आते थे former चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जिनकी हमने यहाँ पर बात की, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। आप इनकी लिस्ट भी गूगल पर चेक कर सकते हैं, देयर वर सम रीजन्स। तो ये कुल मिलाकर 9 थे। और पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के अलावा कुछ और प्रिंसली स्टेट्स भी थे, कुछ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स भी थे। और पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ आइलैंड्स अंडर दिस कैटेगरी, so these were included in पार्ट डी। तो 1947 से लेकर जब तक हमने हमारे स्टेट्स को एक नई अरेंजमेंट नहीं दे दी, तब तक हमने इस टेम्पोरेरी अरेंजमेंट को फॉलो किया, जिसमें इंडियन टेरिटरी वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। पार्ट ए इंक्लूडेड फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस, देयर वर 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस। पार्ट बी included former princely states, there were 9 princely states. As far as I can recall, under part C, the former chief commissioners provinces and former princely states, they together uh, constituted 10 units,
and Part D included the Andaman and Nicobar Islands. So this was Article 1. Article 1 में हमने जाना कि India, that is Bharat, shall be a union of a state, and the territory of India includes states, union territories, and territory that may be acquired by the government of India at any point of time in future. तो कुछ territories government of India ने future में भी acquire की थी, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जब हम Article 2 को समझेंगे. So this was all about Article 1. Now let us discuss about Article number 2. दोस्तों, आर्टिकल 2 of the Indian Constitution says that Parliament may, by law, admit new states into the Union of India or establish new states on terms and conditions as it may deems fit. तो आर्टिकल 2 is about mainly two words. पहला वर्ड है एडमिशन और दूसरा वर्ड है एस्टैब्लिशमेंट. राइट. सो जैसा कि हमने देखा था कि ये जो हमारी कंट्री है, राइट, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन एक्वायर अ न्यू टेरिटरी और अ फॉरेन टेरिटरी एज इन एनी फ्यूचर. तो जो टेरिटरी हमारे पास थी जब हम बने थे ऑन राइट, जब हम आज़ाद हुए, राइट, जब हम एग्जिस्टेंस में है 26 जनवरी 1950 को, उसके अलावा इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन एक्वायर सम फॉरेन टेरिटरी एज वेल. जैसे कि यदि हम बात करें सिक्किम की, हम बात करें गोवा, दमन एंड दीव की, हम बात करें पुडुचेरी की, राइट, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. सो एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिटिंग टेरिटरी फ्रॉम आउटसाइड. इट रिफर्स टू एडमिटिंग इट रिफर्स टू एडमिटिंग टेरिटरी फ्रॉम आउटसाइड. अब हम आउटसाइड यानी कि कुछ वो ऐसे एरिया से जो इंडिया का पार्ट नहीं है, उसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं? राइट, तो देयर आर सम वेज. पहला क्या हो सकता है? देयर कैन बी सेसेशन. कोई और पार्ट आकर इंडिया को ज्वाइन करना चाहे, वो कैसे हो सकता है? थ्रू ट्रीटी हो सकता है, या फिर कोई और कंट्री हमें गिफ्ट दे, या फिर हम एक्सचेंज करें, जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ अपने काफी सारे इंक्लेव्स को एक्सचेंज किया था. एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज, हमने कुछ टेरिटरी उनको दी थी और उनसे कुछ इंक्लेव्स या कुछ हिस्सा टेरिटरी का लिया था, राइट, जिसको हमने बेरुवारी यूनियन केस को डिस्कस करते टाइम डील किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में. एक्सचेंज के साथ साथ क्या हो सकता है? प्लेबिसाइट हो सकता है. प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा एरिया जहाँ की जनता चाहती है कि वो इंडिया का हिस्सा बनना चाहती है और वहां पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, राइट, या फिर किंग रूल है या फिर गवर्नमेंट है, वो वीक है. तो जैसे कि बात हम करें जूनागढ़ की, इट वॉज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट. तो जैसा कि मैंने बताया कि देयर वर 565 टोटल प्रिंसली स्टेट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. लेकिन इंडिया की टेरिटरी में जब हम आज़ाद हुए तो देयर वर 552 प्रिंसली स्टेट्स जो कि इंडिया की टेरिटरी में थे. तो इनमें से 552 प्रिंसली स्टेट्स ने 549 ने इजीली इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था. बाकी बचे जो तीन थे वो थे हैदराबाद, जिसे हमने एक्वायर किया था थ्रू पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो हमने यूज किया था. देन देयर वाज जम्मू एंड कश्मीर. ये इंडियन यूनियन को इन्होंने ज्वाइन किया था बाय साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, राइट. और जो तीसरा प्रिंसली स्टेट था जो कि ज्वाइन नहीं किया था तुरंत ही, वो था जूनागढ़. इट इज इट वाज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे गुजरात. तो जूनागढ़ में सिचुएशन क्या थी? जूनागढ़ की सिचुएशन ये थी कि यहाँ के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम हिंदूज थे, राइट. और वो चाहते थे कि वो इंडिया का हिस्सा बने. जूनागढ़ के नवाब चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने बिकॉज इट वॉज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, और बीइंग अ नवाब और मुस्लिम रूलर ही वांटेड टू ज्वाइन यूनियन ऑफ पाकिस्तान. बट वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो नहीं चाहती थी. तो फाइनली बहुत सारी फाइट्स हुई, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए और उन्होंने प्लेबिसाइड किया जिसमें ये डिसाइड हुआ कि जूनागढ़ विल ज्वाइन इंडियन यूनियन. सेशन के बाद ऑक्यूपेशन हम कर सकते हैं कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए. ऑक्यूपेशन का मतलब ऐसी कोई टेरिटरी जो कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करता, अनऑक्यूपाइड, वहां पर जाकर हम क्लेम कर सके, राइट. और कंक्वेस्ट या सब्जुगेशन. So these are some of the ways, or as per the international law. You have to remember it. This is all as per the international law, जो कि लीगल है. तो इन तरीकों से हम कोई भी फॉरेन टेरिटरी को इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल आप इसका चाहें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है सिक्किम का. सिक्किम क्या था? सिक्किम वॉज अ मोनार्क स्टेट. सिक्किम वॉज अ मोनार्क स्टेट, बट इट वॉज वेरी वीक. इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ
ब्रिटिश, राइट? तो इन 1947 what it did, it you know it became प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सिक्किम के अफेयर्स को मैनेज करने की, इसकी सिक्योरिटी को मैनेज करने की, इसके एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने की, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ने ली। तो सिक्किम वॉज प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश, राइट? तो इट रिमेन प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया टिल 1974। 1974 में सिक्किम चाहता था कि उसे इंडिया से ग्रेटर एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि वहां की जनता खुश नहीं थी वहां की मोनार्क के साथ। तो इट वांटेड मोर फ्रीडम, इट वांटेड मोर क्या कहते हैं हम, ऑटोनॉमी चाहिए थी इंडिया के साथ। तो हमने 1974 में सिक्किम को एक स्टेटस दिया एसोसिएट स्टेट का, एसोसिएट स्टेट, जिसमें इंडिया का जो यू नो इंटरफेरेंस है सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन में वो बढ़ गया। हाउ वी डिड इट? वी एडेड टू आर्टिकल, राइट? 2A, दिस वाज द आर्टिकल जिसमें हमने सिक्किम को इंडिया का एसोसिएट स्टेट बना दिया। और एसोसिएट स्टेट में हुआ क्या कि पहले तो ये सिर्फ प्रोटेक्टोरेट था और इंडिया के पास सिर्फ इन 3 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाद में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐड हो गई, इसके साथ ही 10th शेड्यूल भी ऐड किया था। अभी आपको ये सब कुछ कंफ्यूजन कर रहा होगा, यू जस्ट डोंट फोकस ऑन कंफ्यूजन, वी विल क्लियर ऑल दैट लेटर। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी थ्रू एडमिशन। तो हमने सिक्किम को एक्वायर किया, हमने सिक्किम को इंडियन यूनियन में एडमिट किया, और 1975 में कंप्लीटली सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया फुल फ्लेजेडली। सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। अब जो दूसरा प्रोसीजर आर्टिकल 2 रिकमेंड करता है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? एस्टेब्लिशमेंट रेफर्स टू एक्चुअली इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि यूनियन में जो स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था, इनको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटी नहीं होती है। यानी कि इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब चाहे तब यहाँ के दो और दो से अधिक स्टेट्स को ज्वाइन कर सकती है, साथ ही किसी एक स्टेट को बाइफरकेट कर सकती है, साथ ही किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है। तो जब बात इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की हो, जब हम किसी दो स्टेट को ज्वाइन करके नया स्टेट बनाए, तब उसे एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा स्टेट जो पहले की एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो व्हेन द सेम इज डन टू अ स्टेट व्हिच वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, देन इट इज नोन एज एस्टेब्लिशमेंट, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो यदि हम बात करें एडमिशन की, तो इन सिंपल टर्म्स एडमिशन refers to admitting territory from outside, admitting territory from outside। यदि हम बात करें establishment की, तो it means internal reorganization। यदि आपको इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा अगले आर्टिकल में, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 3। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक डाउट और होता है बहुत बार। तो दोस्तों बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि शायद एडमिशन का मतलब इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से हो, या एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यू नो फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड हो, एडमिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी का मतलब एस्टेब्लिशमेंट हो। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज अ डाउट not among us, it is also it has been a doubt among the constitutional experts as well, and you don't have to worry because UPSC never asks such deep questions. Article 2 says that Parliament may by law admit new states into the Union of India or establish new states on terms and conditions it deems fit। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करती है, राइट? और जैसा कि मैंने बोला कि दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ का मतलब क्या होता है? बाय लॉ का मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि देर आर सम स्केड्यूल। तो स्केड्यूल 1 जो है इट इंक्लूड्स द नेम्स एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे जो स्केड्यूल 1 है इट इंक्लूड्स द नेम्स एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। साथ ही देयर इज स्केड्यूल नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स, राइट? यदि हम किसी भी टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाते हैं तो हमें उसे कुछ सीट्स देनी पड़ेंगी काउंसिल ऑफ स्टेट में, पार्लियामेंट में। तो दीज आर रिलेटेड टू स्केड्यूल। तो बाई लॉ का मतलब यह है कि जब भी हम कोई नया स्टेट क्रिएट करते हैं या कोई नया स्टेट फॉरेन टेरिटरी से एक्वायर करते हैं तो हमें उसे ऐड करना पड़ेगा स्केड्यूल 1 में और स्केड्यूल 4 में। और वो कैसे होगा? वो होगा by passing a law in the parliament to include the new territory name, its territorial dimension in schedule 1, and also allocate the seats to it in the parliament by adding its provisions in the schedule 4। So this is all about article 2। It is not so complex,
इट इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स। यदि हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो apart from Sikkim there are some other examples. So guys, apart from Sikkim there are some other examples as well, such as Goa, Daman and Diu. These were not part of the Indian Union right from 1947 or from 1950. These were acquired by India. These were acquired by India from Portuguese through police action, through police action in 1961. उसी तरह दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली, right? This territory was liberated by Portuguese in 1954, and it was made Union territory of India in 1961. वैसे ही पुडुचेरी की बात हम यदि करें तो पहले ये एरिया और ये टेरिटरी फ्रेंच के कंट्रोल में आती थी। लेटर फ्रेंच सीडेड इट और गिव इट टू इंडिया इन 1954, और हमने इसे कुछ दिनों हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड देन वी कन्वर्टेड इट इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1962। सिक्किम का एग्जांपल हमने ले ही लिया है कि सिक्किम वाज अ मोनार्क नेशन व्हिच वाज फर्स्टली द प्रोटेक्टोरेट। Protectorate means a state that is controlled and protected by the other. So it was a protectorate of India since 1947, and then it was made an associate state of India through Article 2A and former 10th schedule in 1974. However, Article 2A and former 10th schedule of 1974 was repealed in 1975 when Sikkim became full-fledged part of India. So these are some of the examples when we acquired a foreign territory, when we admitted a foreign territory, when we admitted a foreign territory into the Union of India. These territories were not the part of India right from the beginning. We included them into the Union of India later in the time. तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 3। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 इज मेनली रिलेटेड विद इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब आर्टिकल 3 विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज which are part of the Union of India, right? So it talks about internal reorganization, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन की जगह आप बोल सकते हैं रीएडजस्टमेंट। जो जैसा कि हमने जब हम आर्टिकल 1 को डिस्कस कर रहे थे तो हमने जाना था कि फ्रॉम 1947 टू 1956, राइट, वी फॉलोड अ टेम्पोरेरी अरेंजमेंट इन विच द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज divided into 4 parts: part A, part B, part C, and part D. However, in 1956, this this was a temporary arrangement, right? After some time, we readjusted or reorganized the territory of India as per our own convenience. Okay, so ये पावर हमें आई कहां से कि हम इन टेरिटरीज को अपने अकॉर्डिंग रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस पावर हैज बीन गिवन बाय आर्टिकल 3 of the Indian Constitution. Article 3 of the Indian Constitution authorizes Parliament. It authorizes Parliament. याद रखें, authorizes Parliament, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, राइट, उनको ये पावर नहीं, राइट, दे कैन नॉट चेंज द मैप ऑफ इंडिया। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, राइट, इट इंडिया इंक्लूड्स दिस स्टेट, दिस स्टेट, दिस स्टेट, एंड India wants to change it. India wants to make it whole as one state. So we can change the political map of India. This is called internal readjustment. हम चाहें तो इन स्टेट्स के नेम चेंज कर दें, हम चाहें तो इन स्टेट्स की टेरिटोरियल डायमेंशन को चेंज कर दें। यदि हम बात करें अमेरिकन फेडरेशन की, तो वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उनकी टेरिटरी में कोई बदलाव नहीं कर सकती है, ना ही उनका नाम चेंज कर सकती है। बट यदि बात हम करें इंडिया की, तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर आर्टिकल 3 देता है, राइट। आर्टिकल 3 empowers the parliament to form a new state, to form a new state। कैसे बनेगा न्यू स्टेट? फॉर्म अ न्यू स्टेट, जैसा कि मैंने बताया, बाय मर्जिंग टू और मोर स्टेट, और बाय बाइफरकेटिंग टू, और बाय बाइफरकेटिंग एनी स्टेट। बाइफरकेट का मतलब क्या होगा? बाय डिवाइडिंग सम स्टेट, और बाय मर्जिंग टू और मोर स्टेट्स। सो सपोज दैट वाज स्टेट 1, स्टेट 2, इसे मर्ज करके हमने एक नया स्टेट बना दिया, एक नया स्टेट बना दिया, राइट। तो दो या दो से अधिक टेरिटरी को इंक्लूड करके हम नया
बना सकते हैं बाय यूनाइटिंग टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ स्टेट, राइट। या फिर हम ऐसा ये कर सकते हैं कि सपोज दिस इज अ स्टेट फोर्ट, इसका कुछ पार्ट हम इसमें मर्ज कर दें। सो बाय बाइफरकेटिंग और बाय मर्जिंग वी कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट। बाइफरकेटिंग का मतलब ये है कि सपोज वी डिवाइड स्टेट वन इंटू टू स्टेट्स, स्टेट वन प्लस स्टेट टू। मर्जर का मतलब है हम इन दोनों स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट बना दें, राइट। सो आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो जब भी हम तो नया स्टेट बनाने के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि सपोज दिस इज स्टेट वन और दिस इज स्टेट फोर, राइट। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि उसे इस स्टेट का पार्ट इसमें इंक्लूड करना है, सो नाउ दिस बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया। तो इससे क्या हो गया, स्टेट वन का जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया। दूसरा, इट कैन डायमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो जब हमने ये चेंज किया, राइट, स्टेट फोर की कुछ टेरिटरी को स्टेट वन का हिस्सा बना दिया, तो स्टेट फोर की जो टोटल टेरिटरी है, स्टेट फोर का जो टोटल एरिया है वो रिड्यूस हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, घट गया। इसके अलावा पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इसके अलावा पार्लियामेंट जैसे कि हमने यही जाना, इट कैन अल्टर बाउंड्रीज। जब बाउंड्रीज को अल्टर करेगी यानी कि चेंज करेगी, तभी किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर कोई नया स्टेट फॉर्म होगा। इसके साथ ही क्या करती है, इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है। हमने जाना कि 1956 तक तो टेम्परेरी अरेंजमेंट थी, राइट। 1956 तक टेम्परेरी अरेंजमेंट थी। 1956 में क्या हुआ, 1956 में 1 नवंबर को हमने कुछ स्टेट्स क्रिएट किए। हमने 14 स्टेट्स बनाए। हमने फोर फुल क्लासिफिकेशन जो थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को खत्म करके 14 स्टेट्स बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। यदि हम आज की बात करें तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। टेरिटरी उतनी ही, राइट। टेरिटरी में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बट उसकी जो कंपोजिशन है उसको हमने चेंज किया है, हमने उसकी बाउंड्रीज को चेंज किया है, हमने नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ा दिए हैं। कैसे बढ़ाए हैं, जैसे जो बॉम्बे का स्टेट था हमने उसे डिवाइड करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया। मध्य प्रदेश का जो स्टेट था हमने उसकी टेरिटरी में से एक हिस्सा निकालकर छत्तीसगढ़ को क्रिएट किया। बिहार में से एक एरिया निकालकर झारखंड बना दिया। सो दिस इज हाउ चेंज इज डन। और ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर मोर स्पेसिफिकली दिस पावर इज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट। में अभी तक हमने ये समझा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द political map of India, right? It can form a new state. It can increase the area of any state. It can decrease the area of any state. It can change the boundaries of states. It can, give new name to new states, or it can change the name of any state. ये सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है जहां पर की सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन दी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे स्टेट की टेरिटरी को चेंज कर सकती है, उसके नाम को चेंज कर सकती है। इसका मतलब जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है किसी भी स्टेट की वो सिक्योर्ड नहीं है, वो पार्लियामेंट के हाथ में है। सो इन दिस रिगार्ड हमें तीन चीजें और बड़ी ही इस आर्टिकल में हमें तीन चीजें और पता चलती। पहला, पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विथ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट में टू हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। यदि लोकसभा और राज्यसभा ने ऐसा कोई भी बिल जो किसी भी स्टेट की टेरिटरी को चेंज कर रहा है, या कोई नया स्टेट बना रहा है, या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज कर रहा है, यदि दोनों हाउसेज ने सेपरेटली 15% प्लस वन वोटिंग के साथ इस बिल को पास कर दिया, तो इट बिकम्स एन एक्ट। वो स्टेट बन जाएगा, या फिर उस स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा जो भी उस बिल में है। ये 50% ऑफ प्लस वन क्या है, 50% ऑफ प्लस वन इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं शॉर्टली। 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। वोटिंग का मतलब है कि सपोज कीजिए हमारे लोकसभा में जैसा कि हम जानते हैं कि 543 मेंबर्स हैं। जिस दिन ये बिल पास किया गया उस दिन 400 लोग उपस्थित थे। इनमें से 300 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, बाकी के 100 लोगों ने वोटिंग नहीं। तो इन 300 लोगों में जो ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इनमें से 50% यानी कि 150 प्लस वन यानी कि 151 लोगों ने यदि इस बिल को सपोर्ट कर दिया, तो ये लोकसभा से पास हो जाएगा। देन इट विल गो टू राज्यसभा। राज्यसभा की मेंबरशिप कितनी है, राज्यसभा में है 245 मेंबर्स। तो जिस दिन ये बिल पास होना था, मान के चलिए उस दिन वहां पर 200 लोग आए थे, और 200 में से 200 के 200 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो यदि 100 प्लस वन यानी कि 100 प्लस वन लोगों ने इस बिल को सपोर्ट कर दिया, 100 प्लस 101 या इससे ज्यादा लोगों ने इस बिल को सपोर्ट कर दिया, तो ये बिल पास हो जाएगा। और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये जो रीएडजस्टमेंट है ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। बाउंड्री
यदि ये बिल बाउंड्री के चेंज को लेकर था तो बाउंड्री चेंज हो जाएगी, यदि ये नेम को लेकर था तो नेम चेंज हो जाएगा, राइट। बट इन दिस प्रोसेस देर आर टू मोर थिंग्स। वो दूसरी दो रिक्वायरमेंट्स क्या है, आइए हम समझते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि यदि पार्लियामेंट जब भी ये रीएडजस्टमेंट करेगी तो इस बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले, बिफोर ब्रिंगिंग दिस बिल इन पार्लियामेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। दूसरी चीज, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को इस बिल को देना पड़ेगा, इस बिल को पास करना पड़ेगा उस स्टेट लेजिस्लेचर को जिसकी बाउंड्री अफेक्ट हो रही है, जिसका नेम चेंज हो रहा है, जिसकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा निकालकर शायद नया स्टेट बनाया जा रहा है, या फिर उसको डिवाइड किया जा रहा है, या फिर उस स्टेट को किसी और स्टेट के साथ मर्ज किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेट इफेक्ट होगा। तो इस बिल को बिफोर प्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, ताकि ये स्टेट लेजिस्लेचर इस रीएडजस्टमेंट के रिगार्ड में अपने व्यूज और ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके। हाउएवर, so friend, let us now understand what is the procedure of reorganization of any state or reorganization of the political map of India. So, as we have discussed that there are two conditions. पहला, जो भी बिल ये रीऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट में लाना चाहता है उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है। क्यों? तो दोस्तों, हमारी कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे बिल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें मनी बिल की, जो कि रिलेटेड होता है हमारी कंट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटेड मैटर्स की, राइट, और अमेंडमेंट्स की। तो बहुत से बिल्स में ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पहले लें, ताकि हमारी कंट्री, ताकि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहे, राइट, चेक्स और बैलेंस का मैकेनिज्म इंटैक्ट रहे। और दूसरा जो ये प्रोविजन है कि इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले इसे उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना जरूरी है जिसकी बाउंड्री इंपैक्ट होने वाली है, जिसकी शायद टेरिटरी चेंज होने वाली है, जिसका शायद नाम चेंज होने वाला है। सो इस बिल के रिगार्डिंग ये दो मेन कंडीशंस हैं। हम समझते हैं पहले इस प्रोसीजर को कि कोई भी बिल, राइट, एक्ट कैसे बनता है। हमने इस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से हमारे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हाउ द बिल comes into the parliament and then it becomes an act or it comes into effect, right? So now let us discuss this procedure also regarding state reorganization. तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिल regarding anything can be introduced either by the council of minister or the prime minister, right, or it can be brought by any private member who is not of a rank of minister। हो सकता है वो opposition का लीडर हो या फिर वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक member of parliament है। So the bill for reorganization, the bill for reorganization can be brought only by the council of ministers or the prime minister, right? A private member cannot introduce this bill in the parliament, right? So this bill can be introduced either by the prime minister or by the council of minister। या फिर ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस बिल को प्राइम मिनिस्टर को दें और प्राइम मिनिस्टर फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजें प्रायर रिकमेंडेशन के लिए। जैसा कि हमने देखा कि इस बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, ये पहली कंडीशन है, राइट। इस कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन जो है, जैसा कि हमें यह भी पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज बाउंड टू वर्क एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरी कंडीशन इस बिल की है, वो ये है कि प्रेसिडेंट को इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को देना पड़ेगा, राइट। इसके दो रीजन है, उन्हें हम समझते हैं। उन दो रीजन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जब स्टेट लेजिस्लेचर को ये बिल भेजा पड़ जाता है तो वो क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो ये है कि वो इस बिल को एक्सेप्ट कर लें, उस बिल में जो भी प्रपोजल है, राइट, बिल का मतलब ही होता है प्रपोज्ड लेजिस्लेशन या फिर ड्राफ्ट। या तो वो इस प्रपोजल को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लें, या फिर वो इसे रिजेक्ट कर दें, या फिर वो इसे विथहोल्ड कर ले, यानी कि इस पर कोई भी डिसीजन ना लें। तो चौथा जो ऑप्शन हो सकता है वो है रिकमेंडेशन का। सो द स्टेट लेजिस्लेचर कैन रिकमेंड सम चेंजेस ऑल्सो। अब इस रिगार्ड में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल से के रिगार्ड में दो और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो ये मौका दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो इस बिल को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, विथहोल्ड क्या करें, या फिर चेंजेस रिकमेंड करें, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करें। इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर को बोल सकता है कि आपका जो भी डिसीजन है वो आप विद इन 30 डेज दीजिए, राइट।
और दूसरी बड़ी कंडीशन ये है कि इनमें से कुछ भी हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर इसे एक्सेप्ट करे, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को रिजेक्ट कर दे, चाहे वो इस पर कोई जवाब ना दे विद इन टाइम पीरियड, लाइक यदि प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस पर आपको डिसीजन 30 डेज में देना है, तो हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर दे दे अपने डिसीजन, और हो सकता है कि ना दे। इन दोनों ही कंडीशन है। और इस कंडीशन में भी कि स्टेट लेजिस्लेचर कुछ चेंजेस को रिकमेंड कर दे, ये प्रेसिडेंट पर बाउंड नहीं। प्रेसिडेंट वंस प्रेसिडेंट एक बार जब प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर तक ये बिल पहुंचा दिया, प्रेफर कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो उनके द्वारा रिकमेंड किए गए चेंजेस को एक्सेप्ट करे। यदि स्टेट लेजिस्लेचर इस बिल को रिजेक्ट भी कर दे, तब भी प्रेसिडेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है, या आप कह लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो इस बिल को इंट्रोड्यूस ना करे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैन स्टिल इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली पार्लियामेंट के हाथ में है। स्टेट लेजिस्लेचर के ओपिनियन स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन और उसके व्यूज या उसने रिजेक्ट किया है, तो ये इसका कोई इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं होता है। प्रेसिडेंट चाहे तो इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें, ना चाहे तो ना करें। यदि ये स्टेट लेजिस्लेचर रिजेक्ट भी कर दें, तब भी इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा ही क्यों, जब स्टेट लेजिस्लेचर के रिएक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। सो इट इज डन फॉर टू थिंग्स। पहला, इट इज डन बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल एब्लिगेशन। ये प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, राइट। और ये एक मोरालिटी भी बनती है कि हम कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करें कि उनकी बाउंड्री और उनके नेम को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है या चेंज किया जा रहा है। सो इट इज डन बिकॉज ऑफ ओनली टू रीजंस। फर्स्टली इट इज अ प्रोसीजरल एप्लीकेशन, एंड सेकंडली टू इन्फॉर्म द स्टेट। बाकी इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी प्रतिक्रिया हो इस बिल पर, उसका पार्लियामेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं। तो वंस इट इज रेफर्ड टू स्टेट लेजिस्लेचर, इट कैन बी ब्रॉट इन द ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। सो ये किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। So let us assume this bill is introduced in लोक सभा फर्स्ट। अब होगा क्या, इस बिल पर डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, और उसके बाद इस पर फाइनल वोटिंग होगी। फाइनल वोटिंग में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दिस रीऑर्गेनाइजेशन कैन बी डन विथ सिंपल मेजोरिटी, यानी कि 50% +1 की वोटिंग ने, और 50% +1 ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग ने यदि इस बिल को सपोर्ट कर दिया, इससे ज्यादा लोगों ने इसे सपोर्ट कर दिया, देन दिस विल बी देन दिस विल देन दिस बिल विल गो टू दी राज्यसभा। राज्यसभा में भी यही प्रोसीजर होगा। यहाँ पर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद दो ऑप्शन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये पास हो जाएगा, यदि ये पास हो गया तो ये राज्यसभा के पास जाएगा, यदि ये रिजेक्ट हो गया तो ये एंड हो जाएगा, यदि इसे इतना बहुमत नहीं मिला। देन इट विल गो टू द राज्यसभा, वहां भी यही होगा, और वहां भी वोटिंग होगी, 50%+1 की वोटिंग होगी। एज वी नो दैट राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट, राइट। तो इट रिप्रेजेंट्स दी स्टेट्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की सीट्स राज्यसभा में होती हैं, कुछ सीट्स उत्तर प्रदेश की, कुछ सीट्स मध्य प्रदेश की। तो सारे राज्यों की सीट्स की एलोकेशन राज्यसभा में होती है एज पर स्केड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इससे भी मौका मिलता है कि ये अपने व्यू को एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये पास हो जाएगा या फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। यदि ये रिजेक्ट हो गया तो नाउ दिस विल कम टू एन एंड। यदि ये पास हो गया, देन इट विल मूव फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देन दिस will move to the for the assent of the president। अब दोस्तों, हमें दूसरी चीज ये समझनी होती है कि जनरली प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन ये होता है कि या तो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, या उस बिल को वो असेंट दे सकते हैं। बट जनरली जिन केसेस में इस बिल को प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है, उन केसेस में प्रेसिडेंट के पास ये राइट नहीं होता है कि वो इस बिल को रिजेक्ट करे, क्योंकि ये बिल ऑलरेडी उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव assent to this bill, right? So suppose this bill president gave assent to this bill on 2nd of July 2024। अब इसे इस बिल को असेंट मिल गया। नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट नाउ, बट इट विल कम इनटू इम्प्लीमेंटेशन विथ नोटिफिकेशन। जब ये इसकी नोटिफिकेशन डेट होगी, तब से ये रीऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आएगी। जो भी टेरिटरी बदली है, जो भी नाम बदला है, ये तब से इफेक्ट में आएगा जब इसकी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब इसकी नोटिफिकेशन डेट पास हो जाएगी। तो सपोज नोटिफिकेशन डेट 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई के बाद जो भी चेंजेस इस बिल ने रिकमेंड किए थे, वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ एनी स्टेट ऑफ इंडिया इज रीऑर्गेनाइज, और द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इज डन।
So guys, this was all about Article 3. To repeat it, Article 3 is about the internal reorganization of India. It gives us the procedure. It authorizes the parliament to form a new state by combining two or more territories, by combining two or more states, by carving out a territory from one state. In short, it authorizes the parliament to form a new state. Parliament can also increase the area of any particular state. It can decrease the area of any state. It can alter the boundaries of the state. And the fourth and the last thing is that it can also change the name of the state. Right? Apart from this article also mentions two conditions. पहली condition ये है कि इस बिल को right इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है और दूसरी चीज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस बिल इन द पार्लियामेंट it has to be referred to the state legislature by the president for two reasons. Firstly, it is for procedural obligation, and secondly, to inform the state about reorganization, to officially inform the state about reorganization. So now let us move toward the last part of this lecture, where we will discuss about article number 4. This article is the simplest article of part 1 of the Constitution of India. दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि आर्टिकल 2 जो है ये भी इंडिया की बाउंड्री को चेंज करता है, टेरिटरी को चेंज करता है और आर्टिकल 3 भी जो है ये भी हमारी टेरिटरी में कुछ चेंजेस लाता है, कुछ अमेंडमेंट करता है। तो जब भी ये अमेंडमेंट होते हैं या चेंजेस होते हैं तो हमें इसे मेंशन करना पड़ता है स्केड्यूल 1 में, राइट। जब भी कोई नया स्टेट बनता है, जब भी कोई नया स्टेट इंडियन यूनियन में इंक्लूड होता है तो हमें उसके नेम को और उसकी टेरिटोरियल डायमेंशन को इंक्लूड करना पड़ता है स्केड्यूल 1 में, राइट, ऑफिशियली। दूसरी चीज क्या है, स्केड्यूल 4। जैसा कि हमें पता है कि सारे स्टेट्स के पास रिप्रेजेंटेशन होती है राज्यसभा में, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। तो स्केड्यूल 4 में ये स्पेसिफिकेशन होती है कि किस स्टेट को कितनी सीट्स अलॉट हुई हैं। सो यदि हम कोई नया स्टेट बनाते हैं, हम या फिर कोई नया स्टेट फॉर्म करते हैं थ्रू इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन, तो हमें स्केड्यूल 4 में जाकर लिखना पड़ता है कि उस स्टेट को हम कितनी सीट्स एलोकेट कर रहे हैं इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और इन द राज्यसभा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शायद जो पुराने नाम थे वो चेंज हो जाएंगे या फिर कुछ नया ऐड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ या तो ऐड हो रहा है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसका मतलब होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब ही यही है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नई चीज ऐड होती है या कोई पुरानी चीज हटाई जाती है तो इसे अमेंडमेंट बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का सिर्फ एक ही प्रोसीजर बताया गया है, वो है आर्टिकल 368। आर्टिकल जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करना होता है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, कुछ ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम आर्टिकल 368 का यूज करते हैं और आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी का यूज होता है। दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, इसे हमें डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट अमेंडमेंट प्रोविजंस इन डिटेल। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो वो जो बिल है, जब हम उसे पार्लियामेंट से पास करेंगे, जब हम उसे लोकसभा से पास करेंगे, जब हम उसे राज्यसभा से पास करेंगे, तो इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई 2/3 ऑफ द मेंबर्स, राइट। 2/3 ऑफ द members of that house of total strength, right? And it must be greater than 50% plus 1. So this is special majority, यानी कि 2/3 of the members must pass this bill, right? तो इसे हम डिटेल में बाद में समझेंगे। बट हमने देखा कि आर्टिकल 3 में जो हम स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, इट कैन बी डन बाय सिंपल मेजोरिटी, जिसका मतलब है कि ये तो फिर अमेंडमेंट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि चेंज तो यहाँ पर भी किया जा रहा है, बट it cannot be considered as amendment. Why? Because Article 4 clearly mentions that any changes done by Article 2 and Article 3 is not an amendment under Article 368. It is an exception, right? Only this kind of amendment can be done with simple majority. बाकी के सारे जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो चेंजेस हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, राइट, इनको सिंपल मेजोरिटी से किया जा तो जो भी चेंज हमारे स्केड्यूल 1 में और स्केड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हो रहा है, उसे अमेंडमेंट माना जाएगा, बट नॉट अंडर आर्टिकल 368, राइट। इट इज द ओनली एक्सेप्शन। इसके अलावा जो भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 को छोड़कर जो भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, वो होंगे आर्टिकल 368 के थ्रू, जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस मस्ट सपोर्ट दिस बिल। So this was all about part 1 of the Constitution of India. अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है रिगार्डिंग द
रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जिसे हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।